हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आधुनिक काल को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम भारतेंदु युग को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक युग बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे, हर एक युग को लेके चलेंगे तभी हमारा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं साथ साथ हर चीज़ आपको करवाती जा रही हूँ। तो आपको बस अपना समय यहाँ पे देना है अच्छे से और याद करना है चीज़ों को, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी सिस्टमैटिक वे में मेरे वीडियोस मिल सके, अपनी परीक्षा की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। और बिहार स्पेशल जीके भी हमने किया है, आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो व्याकरण भी हम कर रहे हैं और हिंदी साहित्य का लगभग हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल को कवर कर दिया। और भी चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे क्योंकि कितना भी पढ़ लो वो कम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, सॉरी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चैनल को आगे बढ़ाइए और वीडियो को भी आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका जो प्रिपरेशन है उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट करवाऊँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तभी आपको फ़ायदा होगा। भारतेंदु युग में जितने भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, वर्षा विनोद जो है भारतेंदु की रचना है। गीत गोविंद गोविंदानंद जो है ये भी भारतेंदु की रचना है और वेणु गीत भी भारतेंदु की रचना है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। पायस पयोनिधि यह किसकी रचना है, तो गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। इसको भी यहाँ पे ध्यान देंगे, गोविंद गिल्ला भाई की रचना है पायस पयोनिधि। और बाकी जो हमने देखा, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और काव्य ग्रंथ जो है वो 70 है। ये सब आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से रट जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा, निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथ की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वदेश प्रेम की ओर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य धारा को मोड़ा था। और जैसे इसमें बहुत ही प्रसिद्ध इनकी भारत भारती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो यहाँ पे स्वदेश प्रेम की ओर दर्शाती है। रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। तो भारत दुर्दशा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसी के थ्रू आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्वदेश का प्रेम इन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना स्कोर आप ज़रूर बताते चलें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो यहाँ पे हमने देखा आषाढ़ महात्म्य जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा, ये तीनों ही रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1890 ईस्वी। 1890 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850, इसीलिए भारतेंदु युग को 1850 से 1885 का माना जाता है। इसको ले अगर वहाँ के जितने भी इनके मंडल के जो कवि हैं उनकी रचनाओं को लेके चलें तो 1900 तक आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और इनकी जो है मृत्यु वो 35 वर्ष की उम्र में हो गया था 1885 में। तो 1850 से 1885 तक ही ये अपने जीवन काल में इन्होंने इतने सारे रचनाओं को किया और ये प्रसिद्ध रहे। तो इनके नाम से काल विभाजन हुआ। तो कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका है। हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी जो है वो महिलाओं के लिए है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे।
इसका संपादन, ये 3 पत्रिका ही थी इनकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिसका संपादन इन्होंने किया था। और नाटक की बात करें तो इनको विशेष जो है भारत दुर्दशा में इनको विशेष ख्याति मिली थी। ठीक है, 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा और 1881 में अंधेर नगरी। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ही फैक्ट दी जा रही है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आगे भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व का अनुवाद किसका अनुवाद है? तो देखिए ये अनूदित रचना है इनकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनूदित रचना है तदीय सर्वस्व। तो किसकी है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नारद भक्ति सूत्र की जो यहाँ पे अनुवाद है वो तदीय सर्वस्व हो जाएगी। आगे चलते हैं, इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए। 70 काव्य ग्रंथ इनके माने जाते हैं और भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि इनके बहुत ही अच्छे काव्य ग्रंथ है। फूलों का गुच्छा जो है कविता खड़ी बोली में लिखा गया, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु की जो रचना है उसका संग्रह पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? भारतेंदु ग्रंथावली। ठीक है, भारतेंदु ग्रंथावली में नाम से हुआ है और ब्रजरत्न दास ने इसका संपादन किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रजरत्न दास ने इसका संपादन किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ये पंक्ति काफ़ी फेमस है और पूछी जाती है। हिंदी साहित्य के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं, तो इनमें से कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे राइट हो जाएंगे। इनको क्या क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी इनको कहा जाता है। आज मैंने आपको उपनाम भी करवाए हैं बहुत सारे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं, नामकरण और विभाजन, वो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस वहाँ के आपको करवा रही हूँ, तो जाकर ज़रूर देखें। आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, साहित्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम उनकी प्रमुख कृतियों को देखें तो नाटक में हम देखते हैं वैदेकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी इनका प्रथम नाटक माना जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये इनका नाटक है। निबंध की बात की जाए तो नाटक नाम से इनका निबंध है कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारत वर्णोन्नति कैसे हो सकती है, यह सब इनका निबंध है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। भारतेंदु जी किस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी है। तो यह कथन जो है यह किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो ये कथन किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा, विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर भी भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया। तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। तो इसी दृष्टि से भारतेंदु जी को वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप में प्रतिष्ठापन किया गया, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में भी हम इन्हें देखते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे कथन है या दोहा कहें, जिसमें ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार में भी पूछा जाता है, और यहाँ पे ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है ये भी बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना की ही पंक्ति है, तरनी तनुजा तत तमाल तरुवर बहुछाए। तो ये जो पंक्ति है ये इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी हमने उनके रचनाओं को देख ही लिया है। आगे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे, बिल्कुल सही। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। उनका साहित्यिक कार्य गत पद की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, बिल्कुल। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राचीन को पूरा उन्होंने हटा दिया और सिर्फ नवीन रूप को ही उन्होंने अपनाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तदी समाज का उन्होंने स्थापना किया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने प्राचीन मूल्यों को बखूबी समझा और उस पर भी काम किया था उन्होंने। और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यह सही नहीं है भारतेंदु के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, नवीन, यह जो है बात बिल्कुल गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। और इन्हें समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ भक्ति, ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी इन्होंने कविताएं लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तदी समाज की स्थापना की, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह युग यहाँ पे भी नहीं आपको बताना है, ठीक है, कौन सा विवरण सही नहीं है। देखिए आपका इस तरह से विशेषता पर आधारित, प्रवृत्ति पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से हर एक चीज़, हर एक वीडियो को देखिएगा, हर एक तथ्य को अच्छे से नोट कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य मिलन बिंदु रहा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये बात कही जा रही है बिल्कुल सही है कि इसमें ब्रजभाषा काव्य और खड़ी बोली दोनों का मिलन देखने को इस युग में मिलता है। इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि संबंध रचनाएं भी लिखी गई, बिल्कुल। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण और नवीन विषयों पर भी रचनाएं हुई, बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। और अगला हम देख लेते हैं, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो बिल्कुल भी नहीं, खड़ी बोली एकदम से खड़ी बोली यहाँ पे प्रयोग में नहीं आया था, ठीक है। तो नवीन शैली का प्रयोग ज़रूर किया गया था, लेकिन खड़ी बोली हम नहीं कह सकते कि इसमें खड़ी बोली का ही विशेष रूप से प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे हम डी को ऑप्शन की दृष्टि से मान सकते हैं कि डी हमारा गलत है। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ तथ्य जो दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। इस युग में खड़ी बोली में नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा, भारतेंदु की यह विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। तो केवल खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पे हम बिल्कुल, ये बात गलत हो जाएगी। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना जरूर थी, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा, यह कहना सही नहीं होगा। अगर हम इनकी कुछ काव्य विशेषताओं पर बात करें, देखिए इनकी विशेषताओं पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास इनकी काव्य में दिखता है। हास्य व्यंग भी इन्होंने लिखा था। इनका जो एक नाटक था अंधेर नगरी, ये हास्य व्यंग के तरफ का था। एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुत्कारा है उसमें। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध देखने को मिलता है। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्यानुवाद की परंपरा और प्रकृति चित्रण भी इनकी रचना में आपको देखने को मिलता है। खड़ी बोली हिंदी का सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत परिनिष्ठ स्वरूप अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। जब हम द्विवेदी युग करेंगे तो हम इसको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो भारतेंदु युग में आपका खड़ी बोली हिंदी एकदम अच्छे से व्याकरणिष्ठ परिष्कृत रूप में देखने को भारतेंदु में नहीं मिला, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही एक फेमस, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि एक बार में क्वेश्चन आपका दिख जाए। देखिए यहाँ पे उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली, आम, फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह कथन किस विद्वान के लिए कहा गया है? तो यह किसके लिए कहा गया है? यह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए प्रवृत्तियों से यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है।
और इसको हम थोड़ा सा ऐसे, आपको दिखना चाहिए ना अच्छे से। अब ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही है। तो रीतिकाल की तुलना में इस काल में किस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई? बिल्कुल सही। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा में प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। तो इस तरह स्वदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा उस समय की जो कथा वस्तु थी, तो उस स्वदेशी भाषाओं की तरफ ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा था। और सामाजिक कुरीतियों पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल में लेखकों ने जमकर प्रहार किया था। और राजभक्ति की उपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना। देखिए यहाँ पे ये बात आपको फिर से वही है कि किसी एक चीज़ पर हम स्टिक यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल में साहित्यकार ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना, सिर्फ एक चीज़ को लेकर प्रहार नहीं किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी साथ में। तो अगर देखें तो तीनों ज़्यादा सही मालूम पड़ता है इसकी अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति की प्राथमिकता देते हुए इस काल में साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। यह जो संबंध है यह सही नहीं है कथन, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्रायः साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे जो है प्रगति और विकास की तरफ भारत देश हमारा चलेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रगति हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब बातें हम हिस्ट्री में अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। DSSB में, NVS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ये जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि की पंक्ति है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इनकी कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियां हम देख लेते हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। एक ये है, एक और आता है इनका, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इसके अलावा अगर हम देखें, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अवसर की आमाद आमाद है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। ये सब पंक्ति जो है भारतेंदु की पंक्ति है, और बहुत ज़्यादा ये सब पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो यहाँ पे प्रेम संपत्ति लता जगमोहन जी की रचना है, श्याम लता भी है और श्याम सरोजनी भी है। प्रेम प्रलाप यहाँ पे जो है जगमोहन की रचना नहीं है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इनकी रचना की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और जबकि शेष 3 रचनाएं जो है, प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, ये किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन थे? देखिए आपका युग से या फिर भारतेंदु युग में जो इनकी जो मंडली थी उससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन से भारतेंदु युग में शामिल है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। तो देख लेते हैं। बंसीधर शुक्ल यहाँ पूछा जा रहा है कौन है? तो यहाँ पे ये भी नहीं होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं होंगे, सोहन लाल द्विवेदी भी नहीं होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कौन कौन थे यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों ही आपके भारतेंदु युगीन कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? मतलब इन्होंने किसके बारे में ये बात कही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट,
प्रेम घन या प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे ये प्रताप नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। मतलब प्रताप नारायण मिश्र के रचनाओं में आपको पूर्वीपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और कहावतों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घूरे के लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था। यह जो शीर्षक है यह किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति, यह शीर्षक है, यह लेखक की रचना है। तो समझदार की मौत भी इनकी ही है। समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र। बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं आदि निबंधों के जो लेखक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। चलते हैं आगे। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह जो पंक्ति है यह किसके बारे में कही जा रही है, इसकी संबंध किस संपादक से है, तो किस पत्रिका में यह बात कही गई है यह आपको बताना है। तो भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट या प्रेम घन। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध एक पत्रिका थी ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण इनकी बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, इसी में कहा गया था। आगे चलते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल के कारीगर समझने वाले लेखक थे। तो यहाँ पे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कौन थे, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जितने भी हैं ये सब भारतेंदु युग के कवि हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पुनर्जागरण काल किसे हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद। तो यहाँ पे भारतेंदु युग यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और पुनर्जागरण के पिता अगर देखा जाए तो किसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को, और पिता किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु को। चलते हैं आगे। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है। यहाँ पे देखिए, नई मानसिकता के उन्मेष का काल था भारतेंदु काल, तो इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, तो ये किस नाम से किया गया है, पुनर्जागरण काल। तो हम जानते हैं कि आधुनिक काल का एक नाम पुनर्जागरण काल है। मैं विभाजन, नामकरण और भारतीय जितने भी इतिहास ग्रंथ है उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाके, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। ये KVS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूँ तो पुनर्जागरण काल जो किसको कहा गया है, भारतेंदु युग को कहा गया है। और द्विवेदी युग की बात की जाए तो जागरण सुधार काल नाम कहा गया। ये क्वेश्चन आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहते हैं, जागरण सुधार काल, और भारतेंदु युग को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। किसकी पंक्ति, किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये आपकी पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, ठीक है। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं भारतेंदु, इनको ध्यान रखेंगे। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड विडंबन, यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लास किस भाषा का शब्द है, लास शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो ये किस भाषा का हो गया, तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा से और कौन कौन से शब्द होते हैं, तो देख लेते हैं। कैंची, कालीन, कैंची आपका कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखेंगे। कैंची क्या है, तुर्की शब्द है। कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर, इस तरह के जो शब्द हैं ये तुर्की भाषा के होते हैं। चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, ये मुझे लगता है ना, इसको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, तो मैं बोल देती हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ रचयिता किसकी है, तो किसकी हो जाएगी, अंबिका दत्त व्यास की रचना है बिहार बिहारी ग्रंथ। इसके बाद का जो पेज है ना वो सही है, ये आपको बीच में कुछ गलती से यहाँ पे सही नहीं लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, तो अभी अभी हमने देखा पुनर्जागरण काल कहते हैं भारतेंदु युग को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा, 2 ही 3 क्वेश्चन है, इसके बाद हम और भी अच्छे से करेंगे। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु युगीन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? देखिए, भारतेंदु मंडल से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। प्रताप नारायण कौन नहीं था की बात की जा रही है। प्रताप नारायण मिश्र भी इन्हीं में आते हैं, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों ही भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है यहाँ पे, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं, और भारतेंदु युग में ये नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युगीन नहीं है? अब आपको उम्मीद है दिख रहा होगा अच्छे से। 2-3 क्वेश्चन बीच में थोड़ा ब्लर आ गया था, तो चिंता नहीं करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारा मेन उद्देश्य है, और वो हमारा नहीं टूटना चाहिए। भारतेंदु युगीन कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन से कवि हैं जो भारतेंदु युगीन नहीं है। कौन कौन है? तो यहाँ पे हरिऔध तो आपके नहीं होंगे, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बद्री नारायण भी है, प्रताप भी है, और अंबिका दत्त व्यास भी आपका भारतेंदु युग के अंदर आ जाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो यहाँ पे जो है प्रेम पुष्पावली जो है ये किसकी रचना है? ये इनकी रचना नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो इनको कौटुंबिक कवि कहा जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो इनको समय सूर्य कहा जाता है, या अधैर्य का कवि भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि। ठीक है, किसको कहा जाता है? दिनकर को, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो यह जो पंक्ति है यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, और DT पर इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट ने कहा था यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। आगे चलते हैं। निज भाषा उन्नति है, ये हमने अभी जस्ट देखा है, ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो इसको ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य के आधुनिक जन्मदाता हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उन्हें स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, बिल्कुल सही बात है। गद और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली का व्यवहार किया है, ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा था कि पद में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का, और गद में किसका किया था? गद में किसका किया था? खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य में वर्ण विषय बनाया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु से नहीं है? यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये तीनों ही आपके भारतेंदु काल से हैं, और राधिका रमन प्रसाद यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? हिंदी योगदान का स्वरूप पूछा जा रहा है। तो स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। तो सभी साधनों के माध्यम से जो है हिंदी में योगदान दिया था भारतेंदु ने। चलते हैं आगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते हैं? तो किस नाम से लिखते थे? यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब्र, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब्र नाम से लिखते थे उर्दू में। ठीक है, उर्दू में लिखते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक जिल्लीला, वर्षा बिंदु,
लालित्य लहरी, बृजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। तो ये सभी रचना जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। इसको भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो किस भाषा में लिखी? अधिकांश ब्रज भाषा में कविताएं। कविता यानी कि पद भाषा जो थी इनकी वो ब्रज भाषा थी। और गद्य की बात की जाए तो गद्य क्या थी? खड़ी बोली थी, खड़ी बोली थी, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, तो कौन से नहीं है? अभी तक आपको बहुत अच्छे से अब याद हो गया होगा। बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी है, ठाकुर जगमोहन सिंह भी है। प्रेमचंद्र यहाँ पे नहीं होगा, तो प्रेमचंद्र राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? पयार छंद में, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। पयार छंद में कौन सी रचना लिखी गई है? तो प्रात समीरन रचना जो है यह पयार छंद में लिखी गई है, इसको ध्यान रखेंगे। और बंदर सभा किस में लिखी गई है? तो परौडी शैली में लिखी गई है। वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखा गया है। और प्रात समीरन आपका पयार छंद में लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु किसकी रही? 35 वर्ष की आयु रही, 35 वर्ष की आयु रही। और इनका जन्म 1880 से 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सबका जन्म भारतेंदु 1850 से 1885, 35 वर्ष जीवित रहे। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, 48 वर्ष जीवित रहे। मुक्तिबोध की बात की जाए तो 1917 से 1964, 47 वर्ष जीवित रहे। प्रेमचंद 1880 से 1936, 56 वर्ष जीवित रहे। चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो यहाँ पे बात किया जा रहा है रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर नहीं चली थी? व्याकरण अच्छी तरह से व्याकरण निष्ठ नहीं था, प्रतिष्ठित परिष्कृत नहीं था। तो वो कौन सा युग था? भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग में ये सब बात आप प्रवृत्ति के तौर पर याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। और यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए कि भारतेंदु युग के जो कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, ये सब जो हैं किसमें? भारतेंदु युग में आते हैं। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। तो जब व्याकरण शुद्धि पर बात की जाएगी तो द्विवेदी युग वहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। 45वें क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? खड़ी बोली में पूछा जा रहा है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये दो जो है खड़ी बोली में भारतेंदु की रचना है। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्यतः ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। चलते हैं आगे। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो अभी हमने देखा प्रताप नारायण मिश्र भी है, बालकृष्ण भट्ट भी है, प्रेमघन भी है और श्रीधर पाठक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीधर पाठक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगी। स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, श्रीधर पाठक क्या है? द्विवेदी युग के कवि हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास भी है। ये सब क्या है? भारतेंदु युग के कवि हैं। अब तक आपको ये रट गया होगा अच्छे से। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप आज भारतेंदु युग को अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपको दोबारा इसको देखना नहीं पड़े। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? मैंने आपको बताया कि 1850 से 85 तक जो है किसकी रचना कौन जीवित रहे थे? भारतेंदु। तो 85 के बाद ये 1900 तक तान के इसको लेके गया। कौन? क्योंकि यहाँ पे जो उनके मंडल के और सारे कवि थे, उनकी रचनाओं के दृष्टि से देखा जाए तो 1900 तक किसको माना गया है? तो भारतेंदु युग को माना गया है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया
उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। तो ये वाला कथन जो है किस लेखक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलते हैं आगे। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की समस्या, जो यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी उस पर भी समस्या पूर्ति के रूप में ही जो है रचनाएं की जाती थी। तो भारतेंदु युग का एक प्रमुख विशेषता है समस्या पूर्ति। ठीक है, इस पर इन्होंने बहुत ही खूब अच्छे तरीके से लिखा है। आगे चलते हैं। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित कवि का नाम बताना है। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हो जाएंगे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और कृष्ण भक्ति काव्य की रचना उन्होंने की और युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी विलाप किसकी रचना है? तो बकरी विलाप किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, प्रेम विनय, प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला, यह सब कृति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्रम वाइज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्रम क्या है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार और मधु मुकुल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी ये सारी रचनाएं यहाँ पे आपको दी गई है। इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको मैं छोटा कर देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी रचनाएं यहाँ पे आपको दी हुई है, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध है जो मैं आपको बता देती हूँ। वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, और इसमें फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में लिखा हुआ है ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें देखें तो वसंत होली, भारत भिक्षा, बकरी विलाप काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उर्दू का स्यापा ये भी पूछा जाता है आपका। वेणुगीति, विजय वल्लरी, बंदर सभा, भारत वीरत्व, विजय विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, ये सब जो रचनाएं हैं ये सब आप ध्यान से एक बार देख लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म काल के आधार पर कवि का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा पहले भारतेंदु, फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर जगमोहन सिंह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ईस्वी दिया हुआ है। चलते हैं आगे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन शुरुआत किसने किया? ध्यान रखेंगे भारतेंदु ने पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञात है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि पद में ब्रज भाषा का प्रयोग था और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन होंगे? तो यहाँ पे प्रेमघन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें इनकी रचनाएं दी हुई हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु की भांति पद और गद्य दोनों में साहित्य रचना इन्होंने की है। और प्रयाग रामागमन, भारत सौंदर्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय काफ़ी पूछा जाता है, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलौकिक लीला, वर्षा विनोद, आर्याभिनंदन, ये सब प्रेमघन की रचना है। और मासिक पत्रिका की बात की जाए अगर प्रेमघन की तो आनंद कादम्बिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक पत्रिका है। और नागरी नीरद भी इन्होंने इनका भी संपादन किया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए, दिन काम कौतूहल के जो बने
तिन बीच वियोग बुलाइए ना। यह जो पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है? तो यह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हमने भारतेंदु के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो समझ पर आधारित है वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सारे। हिंदी साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। नव जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है और इनका प्रमुख नाटक व्यंगकार हैं, कवि हैं, आलोचक और पत्रकार भी रहे हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी इनकी पत्रिका का नाम है। बाला बोधनी जो है महिलाओं के लिए इन्होंने प्रारंभ किया था। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बार बार देखिए वीडियो को ताकि आपको पूरे अच्छे से ये याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।